मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस स्लाइड तक देखा था हाइड्रोथर्मल वेंट और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये इतना आप लोगों को नहीं पढ़ना है जितना पिछले क्लास में हुआ था। ये भी उतना ही है लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप इसको रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है। अब हम लोग आगे रेस्पिरेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन शुरू करने से पहले एक वीडियो। Now, we're often told to think positive. If we approach things with a positive mental attitude, we can achieve whatever we want. Which is exactly the attitude of George Christen. Here he is in France, and he's going to attempt to blow up that water bottle by using nothing other than his own set of lungs. Safety goggles on, and I'll explain why. He's going to try and blow this up in the fastest time possible. But when that baby blows, it's going to spray out bits of rubber everywhere. That is absolutely astounding. Look at him go. He must have the lungs of an elephant. She looks quite amazed as well. Now, if any of you have tried to blow up a dodgy party balloon, you'll know exactly how difficult this is. So imagine trying to do it with a hot water bottle. And the little kid behind him's got his hands over his ears. Don't blame you, mate. This is going to be one big bang. Look at him go. He's mad. He's absolutely mad. Boom! There it goes. But George seems okay. Either that or he's done it so many times he's deaf and couldn't hear it in the first place. Look at that. Ripped to shreds. Let's now wait and find out how quickly he did it. Look at the state of that. And there you have it, 52.68 seconds. And a new Guinness World Record. तो ये आप लोगों ने देखा कि वो हॉट वाटर बैलून, जो हॉट वाटर होता है, जैसे हम लोग सेकने के लिए काम करते हैं। मान लो किसी को ठंडा लग रहा है, उस समय उसमें उस वाटर बैलून में पानी भर के, गर्म पानी भर के हम लोग उससे सेकने का काम करते हैं। तो वो क्या कर रहा था, वो उसमें फूंक भर भर के, जैसे बैलून में हम लोग फूंक भरते हैं वैसे फूंक भर भर के उससे उसको फूंक भर के फाड़ रहा था। वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा रहा था। खैर, ब्रीदिंग की हम लोग बात करेंगे। और ब्रीदिंग जो है ये सांस बहुत आपके फिजिकल से, आपके मेंटल से और आपके स्पिरिचुअल फॉर्म से जुड़ा हुआ है। जो एलिमेंट्स हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में, आप लोगों से मैंने बात किया कि फूड के बारे में। तो खाना हम लोग खाते हैं, और पानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पानी इस पृथ्वी का नहीं है। मतलब अगर भगवान को मानते हैं आप लोग, तो भगवान ने जब जीवन की रचना शुरू की तो इवोल्यूशन का नाम दिया उसे। इवोल्यूशन के रूप में, उस थ्योरी को इवोल्यूशन के रूप में हम लोग जानते हैं, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो पानी है, जो वाटर है, वो इस प्लैनेट का नहीं है, और कहीं पर कहीं से दूसरी जगह से उसे लाया गया, और फिर वो पानी जब पृथ्वी में आया गया तो फिर जीवन की शुरुआत होने की संभावना बढ़ी और जीवन की शुरुआत हुई। वैसे ही पानी के बारे में, पानी के बाद हम लोग हवा में आते हैं। हवा के बारे में, हवा आप लोग जानते हैं, ऑक्सीजन बहुत ही कॉमन सी बात है। इस पे कभी आप पता नहीं बात हुई है या नहीं, लेकिन जब भी आप देखोगे कि जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी सांसें रुकने लगती हैं। ठीक है, आपके मतलब आप ध्यान देना कभी ऐसे। तो जब हमें गुस्सा आता है तो
हमारा अपने पे काबू नहीं रहता। लेकिन जब भी आप देखना, आपको जब गुस्सा आएगा तो आप सांस नहीं ले पाओगे, और जैसे ही आपको ये बात ख्याल आएगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तो फिर आप सांस लेने लगोगे और आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। खैर, ये बात आपको अगर याद रही तो। वैसे ही जब इंसान दुखी होता है तो उसकी सांसें अलग चलती हैं, है ना। सांसों का रिदम अलग होता है। नॉर्मली आपका सांसों का रिदम जैसा रहेगा, वैसा दूसरे इमोशंस में आपके सांसों का रिदम अलग अलग रहेगा। अलग सोते समय अलग रहेगा, बैठे रहेंगे तो अलग रहेगा, और एक्सरसाइज होने या दौड़ने में तो अलग रहेगा ही, है ना। तो देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पेज से जैसे शुरू किया, तो ये क्वेश्चन था, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये पिछले न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, इससे हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या था? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल था प्लांट्स, है ना, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। खुद से बनाते हैं मतलब सनलाइट लेकर के, CO2 लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, और पानी लेकर के, क्लोरोफिल के द्वारा। जितने भी हरे भरे पौधे हैं ये सब ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आएंगे, है ना। और जो पौधे प्लांट पौधे पे डिपेंडेंट होकर के उनको खाएंगे, उनको क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉफ बोलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो CO2 प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? CO2 इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट रूट्स फ्रॉम सॉइल। CO2 को, यहाँ देखो मैंने गलत लिख दिया। CO2 प्लांट रूट से कैसे मिलेगा? CO2 मिलेगा एयर से। ठीक है, यहाँ ये सही कर लेना है, इसको मैंने गलत लिखा है। और फिर वाटर कहाँ से मिलेगा? प्लांट रूट सॉइल से। ठीक है ना, इसको कॉपी पेस्ट किया है मैंने, तो वो लगता है गलत पेस्ट हो गया। खैर, और सनलाइट कहाँ से मिलेगा? वो तुम्हारा सन से मिलेगा। और न्यूट्रिशन है सॉइल से। अच्छा, ये कॉपी किया है इसीलिए कॉपी करके सारा एक ही जैसा हो गया। न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन मतलब जितने भी मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब सॉइल से मिलेगा। ठीक, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पेट में, तुम्हारे जो पेट में, उसमें HCl सिक्रीशन होता है, एसिड का सिक्रीशन होता है, और पेप्सिनोजिन जो इनएक्टिव एंजाइम है वो एक्टिव होकर के पेप्सिन बनता है। ठीक है ना, यही है, ये पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट इसका क्या है कि HCl एसिड से तुम्हारे जो बैक्टीरिया हैं, खाने के साथ जितने भी बैक्टीरिया, मान लो तुम सलाद खा रहे हो, है ना, सलाद खा रहे हो, तो वो ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है वो बिना बैक्टीरिया के उसमें कीटाणु नहीं लगे होंगे, उसमें मक्खी आके बैठी होगी, उसमें मक्खी आके अंडे दिए होंगे आपने। तो ये सब जितने भी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ये सबको HCl क्या करता है? उसे डाइजेस्ट कर देता है, उसे स्टेरलाइज कर देता है ना। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम, अरे इसका क्वेश्चन नहीं दिया। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम क्या था? फूड को मॉलिक्यूलर लेवल तक डाइजेस्ट करना। ठीक है ना, और उसको उस लेवल तक स्मॉल तोड़ना ताकि शरीर उसको एब्जॉर्ब कर सके। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिज़ाइन था वो कैसा था? वो विलाई वाला जो फिगर है, ये फिगर जो था, है ना, तो इसका डिज़ाइन, ये वाला फिगर आपको वहाँ पर बनाना है, अगर वैसा क्वेश्चन अगर आया तो। चलो, अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम, एक्टिविटी है, इसमें एक्टिविटी मैंने जोड़ा है, हाँ एक्टिविटी यहाँ है। तो टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। लाइम वाटर कुछ नहीं है, चूना को आप पानी में घोल दोगे तो वो लाइम वाटर हो जाएगा, है ना। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, इससे आपको क्या करना है? चूने, जो चूना, खैनी चूना जो रहता है, खैनी चूने का पैकेट अगर आप मांगोगे किसी सिगरेट दुकान से या तंबाकू दुकान से, तो वो 1 रुपया का एक पैकेट छोटा सा दे देगा आपको, या फिर हो सकता है 1 रुपया में 2 पैकेट भी दे दे, या 2 रुपये का एक पैकेट होता है, तो वो आप ला सकते हो और उसे गिलास में घोल सकते हो। ठीक है ना, तो वो आपका लाइम वाटर हो जाएगा। और लाइम वाटर में क्या करना है आपको? पाइप के थ्रू, जैसे आप नारियल पानी पीते हो या फ्रूटी पीते हो या जो भी है ड्रिंक, उसमें आपको फूंक मारनी है पाइप के थ्रू, है ना। तो और उसका टाइम नोट करना है कि फूंक मारने के बाद वो कितना देर बाद मिल्की हुआ।
मिल्की मतलब जैसे ही आप फूंक मारोगे तो उसमें से CO2 पास होगा, है ना, और वो मिल्की में मिल्की कलर उसका हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाएगा उसका। फिर आपको क्या करना है, दूसरा एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें लाइम वाटर को घोलना है और उसमें सिरिंज से उसमें एयर बबल पास करना है। ठीक है, एक में आपने फूंक मार के पास किया और दूसरे में सिरिंज से पास किया। फिर सिरिंज से पास करने के बाद उसका भी टाइम आपको नोट कर लेना है। तो अब देखो, व्हाट डज दिस टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ। तो जैसे ही हम लोगों ने फूंक मारी तो देखोगे जो सिरिंज वाला जो टेस्ट ट्यूब था उसमें जो मिल्की कलर आया, मिल्की कलर आने में उसमें टाइम लगा, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जो फूंक मार के उसमें एयर बबल पास किया था वो जल्दी से मिल्की कलर उसका हो गया। क्यों? ये क्या दिखाता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और जो हम लोग एक्सहेल करके, जो सांस बाहर ले करके हम लोग जो CO2 निकालते हैं उसमें CO2 का प्रेजेंस, जो एयर निकालते हैं उसमें CO2 का मात्रा ज़्यादा रहता है, क्वांटिटी ज़्यादा रहता है। ठीक है, ऐसे ही एक्टिविटी दूसरा है, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम यीस्ट टू दिस। यीस्ट आपको खमीर बोल के है, आप राशन दुकान में जाके मांग सकते हो। खमीर का पैकेट 10 रुपया 15 रुपया का एक पैकेट आता है छोटा सा, या 20 रुपया का शायद छोटा पैकेट आता है, उसमें 100 ग्राम या 50 ग्राम का पैकेट आता है, आप ले लेना। फिर क्या करना, इस मिक्सचर को क्या करना, टेक दिस मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ 1 होल्ड कॉर्क। ये कॉर्क आपके लैब में रहता है, या फिर इसको आप किसी चीज़ से टिश्यू पेपर से या फिर न्यूज़पेपर से भी उसको रैप करके ऐसे उसमें ट्यूब लगा सकते हो कि वो उसमें से हवा आए जाए नहीं। ठीक है, फिट द कॉर्क विथ ए बेंट ग्लास ट्यूब, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब विथ ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब देखो, ये टेस्ट ट्यूब के बदले आप ट्यूब भी ले सकते हो। अब आपको ट्यूब कहाँ मिलेगा? ट्यूब मिलेगा आपको हार्डवेयर की दुकान में। आपने देखा होगा जहाँ पर बर्तन नहीं, जहाँ पर लोहा का सामान बिकता है, ठीक है ना, जहाँ से आपको पेंट वगैरह मिलेगा। ठीक है, पेंट जहाँ मिलेगा, जहाँ पर टाइल्स वगैरह मिलेगा, आप कभी जाओगे तो बाहर में देखना टाइल्स लगा हुआ रहता है, या फिर पेंट के डब्बे जहाँ पर रहते हैं, वो हार्डवेयर का दुकान होता है। उसमें आपको ये आपका ट्यूब, प्लास्टिक का ट्यूब मिल सकता है, उसमें आप पेपर रैप करके ऐसा सेटअप तैयार कर सकते हो। डिप द फ्री एंड ऑफ ग्लास ट्यूब इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब क्या करना है आपको कि फ्रूट जूस में आपको क्या ऐड करना है, ईस्ट को ऐड करना है। ठीक है, और ईस्ट कहाँ मिलेगा आपको, जिसको खमीर भी बोलते हैं, इसको इडली बनाने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो फ्रूट जूस में खमीर को डाइल्यूट करके और फिर उसको कॉर्क से या फिर न्यूज़पेपर से वो ट्यूब के चारों ओर लपेट के उसको इस कंटेनर को पैक करने के बाद उससे फिर जो आउटलेट निकालेंगे ट्यूब वाला, उसको हम लोग किस में डालेंगे, लाइम वाटर के टेस्ट ट्यूब में या फिर लाइम वाटर के ग्लास में, है ना। तो फिर वो आप देखोगे कि कुछ दिन बाद कि उसमें से भी जो गैस निकलता है वो भी क्या कर रहा है, लाइम वाटर को कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, व्हाट चेंजेस इज ऑब्जर्व्ड इन लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर दिस चेंज टू अकर। अब इसमें कितना टाइम लग रहा है, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि उसमें से कितना कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी में निकल रहा है। व्हाट डज दिस टेल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन एक वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन आपने देखा होगा, जब भी आप खाना छोड़ देते हो तो खाना सड़ता है ना। या फिर आप देखे होंगे खजूर के पेड़ में ताड़ी जो बनते हैं, ये क्या है, फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस है ना। खजूर की गाछ में हो रहा है। तो अच्छा, आपने क्लास 8 में पढ़ा था, अगर फ्रूट्स को फ्रूट को अगर सड़ाएंगे तो फिर क्या बनेगा, उससे वाइन बनेगा। और अगर अनाज को सड़ाएंगे तो उससे क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, है ना। तो फर्मेंटेशन कोई नया वर्ड है नहीं। फर्मेंटेशन, अचार आप लोग जानते हो फर्मेंट होकर के बनता है। फिर दही है, फिर चीज़ है, विनेगर है, ठीक है ना। फिर ब्रेड जो बनता है उसमें भी खमीर डाल के छोड़ा जाता है रात भर, है ना। केक बनाते समय भी आप लोग वैसा करते हो।
तो ये फर्मेंटेशन कुछ बहुत नया चीज़ नहीं है। ठीक, अब रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले एक बात और, ये तो आप लोगों ने देखा, ब्रीदिंग देख लिया, ठीक है। फिलीपींस में, फिलीपींस कहाँ है? देखो फिलीपींस है ये एशिया, एशिया महादेश, इसके साइड में ये रेड कलर देखो, फिलीपींस रेड कलर, दाहिने तरफ जो आइलैंड बना हुआ है, आइलैंड जैसा, जहाँ पर ये जो काला घेरा हुआ है, यहाँ पर फिलीपींस है। और यहाँ पर एक हुलू आइलैंड करके है ना। यहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, पूरा समुंदर है तो समुंदर में बांस, वो लोग समुंदर के किनारे बांस में खड़े करके रहते हैं, और फिर ये लोग सिर्फ मछली या फिर समुद्री खाना ही खाते हैं, और ज़्यादातर समय पानी के नीचे रहते हैं। ज़्यादातर मतलब 15 या 17 मिनट भी ये लोग पानी के नीचे जा कर के अपना तलाश कर सकते हैं खाना, है ना। तो 15-17 मिनट, ये मैंने सही बोल रहा है, मैं कुछ बात बना के नहीं बोल रहा, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, ठीक है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है पानी के नीचे रहने का 24 मिनट 37 सेकंड का है, ठीक है। इसके पहले वो लिक्विड ऑक्सीजन से 100% क्या 100% ऑक्सीजन को इनहेल करके मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन ले करके वो पानी के नीचे रहा। तो ये बहुत टेक्निकल है, और बहुत सारे वो पूरे 20-25 लोगों का टीम जुटा रहता है, मेडिकल लोग जुटा रहता है, तो फिर जा कर के ये पॉसिबल रहता है। तो 24 मिनट 37 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और डेविड ब्लेन बोल करके भी एक आदमी है जो 16 मिनट 32 सेकंड तक अपना सांस रोका हुआ था, ठीक है, पानी के नीचे। तो आप अपने सांस के साथ क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या चीज़ पॉसिबल है अपने एक ह्यूमंस के सांस को रोक करके पूरे के पूरे एक प्रजाति ही, ह्यूमंस की प्रजाति ही इस प्रोसेस से जुड़ी हुई है ना। तो हम लोग अब बुक पे आते हैं। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। पिछले सेक्शन में हम लोग क्या देखें? न्यूट्रिशन देखें। The food material taken in during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life process. तो लाइफ प्रोसेस में ये दूसरा है रेस्पिरेशन, है ना। तो वो जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ, वो एब्जॉर्ब होके कहाँ आया? सेल में आया, ठीक है। और सेल में उसको एनर्जी प्रोवाइड किया ताकि वो अपना सेल अलग अलग लाइफ का प्रोसेस को मेंटेन कर सके, लाइफ का प्रोसेस को काम में ला सके। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज completely into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कोई क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करके उस फूड को, जो खाना खाए हैं उस फूड को क्या करते हैं? पचाते हैं। और कोई क्या करते हैं कि वो जो खाना खाया है उसमें ऑक्सीजन का यूज़ करते ही नहीं है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। In all cases, the first step is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule, into 3 carbon molecule called pyruvate. अब देखो, जो जैसे ही वो आप लोगों ने खाना खाया, ठीक है, तो खाना पचा था कहाँ? खाना पचा था स्टमक में, है ना। स्टमक में पच के एब्जॉर्ब कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब देख रहे हो आप, यहाँ पर हर एक सेल तक बात जा रही है, और हर एक सेल क्या कर रहा है? फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और हर एक सेल का आप लोग ने देखा था 1 माइक्रोमीटर। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखे हो तो आप ज़रूर जानते होगे कि 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है। 1 माइक्रोमीटर होता है 1 मिलीमीटर का 1,000वां हिस्सा, ठीक है। तो आपने जो फूड का टुकड़ा, एक निवाला जो तोड़ के रोटी का टुकड़ा जो चबा कर खाया, या फिर चावल का दाना जो खाया, चावल का दाना कितना सेंटीमीटर होता है? चावल का दाना लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर से उसको पेस्ट के रूप में जब आप बनाओगे तो वो एकदम छोटा हो जाएगा, और छोटा होने के बाद फिर उसको फर्दर शरीर क्या करेगा? आपका जो लार्ज स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करेगा? उसको और फर्दर डाइजेस्ट करेगा, और टुकड़ा करेगा। कितना टुकड़ा तक ले जाएगा? 1 माइक्रोमीटर तक
वो एंजाइम आपका उसको तोड़ के उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से और भी छोटा, क्योंकि 1 माइक्रोमीटर का तो सेल होता है ना। तो बात सेल तक जाएगी, है ना। तो अब जब आपका खाना उस सेलुलर लेवल पे चला गया है, ठीक है, तो पहले तो रेस्पिरेशन दो दो लेवल पे हो रहा है, ठीक है। एक तो रेस्पिरेशन आप देख रहे हो कि लंग्स से रेस्पिरेशन हो रहा है। लंग्स से रेस्पिरेशन मतलब फेफड़े से आप सांस ले रहे हो, और आपका कहाँ ये रहा, आप सांस ले रहे हो, और आपका सांस फेफड़ा में जा रहा है, ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ा में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, और वहाँ से फिर आसपास के सेल क्या कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में छोड़ दे रहे हैं, और फिर वो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जा रहा है। ये तो हुआ आपका ऑर्गन के लेवल पे बात, ठीक है। लेकिन ऑर्गन के लेवल से और भी आगे, कितना आगे, सेल तक, ठीक है। ये अब हम लोगों ने बात किया था शुरू में, ठीक है, कि बहुत सारे लेवल होते हैं जिस पे हम लोग बात करते हैं, है ना। क्या 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 लेवल हुआ, बात पे हम लोग बात किए थे। सेल के लेवल, सेल से ऊपर जाएंगे तो टिश्यू के लेवल, ठीक है। टिश्यू से ऊपर जाएंगे तो ऑर्गन के लेवल, ऑर्गन से ऊपर जाएंगे ऑर्गन सिस्टम। तो एक जो तुम्हारा रेस्पिरेशन का बात होगा वो फिजिकल बात होगा, इस पे लंग्स के लेवल पे, मतलब तुम्हारा ऑर्गन के लेवल पे, और एक बात होगा सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल पे जब हम लोग बात करेंगे तो सेलुलर लेवल पे फूड जो था वो एब्जॉर्ब होकर के तुम्हारे सेल के अंदर में आ गया, ठीक है। और सेल के अंदर में आ करके अब तुम्हारा एलिमेंट्स के लेवल तक ले गया वो फूड जो तुम्हारा एब्जॉर्ब हुआ था वो एलिमेंट के लेवल तक गया, है ना। जैसे हम लोग बात किए थे, क्या बात किए थे, फूड में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर तुम्हारा फैट्स होता है, मिनरल्स होता है, और तुम्हारा क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। ये सब था ना। फिर तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट कहने में ही है कार्बन और वाटर, ठीक है। तो उसी कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल था ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज में कितना कार्बन था, 6 कार्बन। अब हम लोग एलिमेंट्स पे बात कर रहे हैं, ठीक। अब सेल के अंदर जब ग्लूकोज गया, ये देखो ग्लूकोज 6 कार्बन का है। अब इसको फर्दर और आगे तोड़ेंगे किस पे, 2 पाइरूवेट में, है ना। यही चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द नहीं, यहाँ से हाँ, इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पाइरूवेट, ठीक है। तो 6 कार्बन से पाइरूवेट में टूटेगा, 3 कार्बन में टूटेगा, ठीक है। यही आपके ये जो फिगर है, ये फिगर में देखो ग्लूकोज कितना कार्बन का था, 6 कार्बन, 6 कार्बन जुड़े हुए थे, ठीक है। और 6 कार्बन से टूट के 3 कार्बन में 2 टूटा, पाइरूवेट में टूटा, और फिर 3 कार्बन से फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड में 3 कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, ठीक है, और एनर्जी में टूटेगा, ठीक है। सॉरी, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक इथेनॉल में, है ना। यहाँ से देखो 3 ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लिया गया है। एक तो देखो, एक यीस्ट लिया गया है। यीस्ट क्या है, खमीर है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज ही नहीं करता है, ठीक है। हम लोगों में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, और एनर्जी भी इसके साथ निकलेगा। फिर अगर हम ही लोग में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, जैसे आप बहुत तेज़ भाग रहे हो, है ना, बहुत तेज़ भाग रहे हो, तो कुछ दूर तक भागोगे, इसके बाद आपका क्या क्या होगा, आप थकोगे, ठीक है। क्योंकि जितना तेज़ी से आपका मसल काम कर रहा है, उतना तेज़ी से क्या हो रहा है, सांस आपके सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है ना। तो वो क्या करेगा, सेल आपका मसल लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और लैक्टिक एसिड क्या होगा, वो तुमको दर्द का महसूस करवाएगा, ठीक है, मसल्स में, ताकि तुम और ज़्यादा
नहीं दौड़ो और अपना मसल्स को डैमेज नहीं कर लो। तो इसका 3 फेट है। 3 फेट मतलब 3 रास्ता है। 3 रास्ता तुम्हारे अभी जानने के लिए है कि ग्लूकोज 6 कार्बन का था, ये टूटा किस में, साइटोप्लाज्म में। अब देखो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ये सब जो है इसमें थोड़ा सा बात करना है। ये सेल आप जान रहे हो, है ना। सेल के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के लिए थोड़ा सा जान लो। साइटोप्लाज्म इज जेल लाइक क्राउडेड इन्वायरमेंट कंपोज ऑफ वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल ऑर्गेनेल एंड साइटोसोल। जब पूरे लिक्विड का बात करेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और साइटोसोल अलग है। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो मीडियम है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म जो है वो पूरा जितना भी लिक्विड है, ठीक है, सेल का, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और ऐसे ही हर एक जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल है उसके अंदर भी उसका अपना लिक्विड रहेगा। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी अपना लिक्विड रहेगा। देखो ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। जैसे तुम्हारे घर में अगर कहीं जाओगे, घर का एग्जांपल थोड़ा सा अथी हो, ये छोटा हो जाता है। जैसे तुम स्कूल में गए, है ना, स्कूल में गए तो देखोगे प्रिंसिपल चैम्बर होता है ना। एक मल्टीपर्पस हॉल होता है जहाँ असेंबली वगैरह लगता है। फिर तुम्हारा अपना क्लासरूम होता है। फिर कंप्यूटर रूम होता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर रूम होता है अभी तो शायद हो नहीं हो, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, कंप्यूटर लैब्स जितने भी होते थे वो एसी होते थे, मतलब उसमें एयर कंडीशंस होता था, ठीक है ना। तो उनका अपना एक मीडियम बन गया, ठीक है। वैसे ही सेल्स को तुम देखो ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का बात नहीं है। वैसे ही सेल को देखो, तुम्हारा हर एक का अपना अपना रूम बना हुआ है ना। प्रिंसिपल चैम्बर है, मल्टीपर्पज़ हॉल है, फिर तुम्हारा कंप्यूटर रूम है। वैसे ही सेल का न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उनके अंदर का मीडियम है, ठीक। तो यहाँ बोल रहा है कि दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अब ये 6 कार्बन से 3 कार्बन जो था, ठीक है, 6 कार्बन से 3 कार्बन जो चेंज हुआ, है ना, ग्लूकोज आया, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ये आप लोग को नहीं जानना है। ग्लूकोज से बस इतना याद रखो कि 6 मॉलिक्यूल का ग्लूकोज, फिर 3 मॉलिक्यूल का 3 कार्बन का पायरुवेट, ठीक है। और फिर वो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, पायरुवेट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, ठीक है। और फिर आगे वो टूटेगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। This process takes place in cytoplasm. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. तो वो इथेनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है, किसमें, यीस्ट के केस में, ठीक है। यीस्ट क्या था, खमीर था। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी आप जान रहे हो, इतना जो बात की हम लोग, अचार हो गया, दही हो गया, ताड़ी हो गया, वहीं अगर फ्रूट्स में हुआ तो वाइन हो गया। Since this process takes place in the absence of air, it is called anaerobic respiration. Aerobic means ऑक्सीजन रहेगा, anaerobic मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा। Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in mitochondria. अब पायरुवेट से आगे का कहानी जो है वो कहाँ होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। Process breaks up into 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. तो पायरुवेट क्या करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाके 3 मॉलिक्यूल किसका बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक। यही यहाँ पर सॉर्ट आउट क्या हो गया, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस रहा, ठीक है, तो ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज होगा और पायरुवेट से 3 कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा, ठीक। अगर ऑक्सीजन लैकिंग है, ठीक है, आप दौड़ रहे हो तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, आपको आपके मसल को पेन देगा, मतलब वो केमिकल जलता है, ठीक है। तो आपको रुकना होगा ताकि फर्दर आप अपने मसल को डैमेज नहीं कर लो। और यीस्ट में क्या होगा, पायरुवेट से इथेनॉल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड
निकल जाएगा। इथेनॉल 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। अब यहाँ से आगे, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर दैन द एनारोबिक प्रोसेस। अब एरोबिक प्रोसेस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एनर्जी जो रिलीज हो रहा है वो ज़्यादा रिलीज होगा एनारोबिक के मुकाबले। एनारोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं मौजूद है। Sometimes which when there is lack of oxygen in our muscle, another pathway for breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. अब देखो अभी तो जब भी आप एक्सरसाइज करोगे उसमें बोला जाता है कि पहले आप वार्म अप करो, पहले हल्का हल्का दौड़ो। अचानक से आप अगर बहुत तेज़ दौड़ोगे, ठीक है, तो बहुत सारा लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा और फिर वो ब्लड फ्लो आपका स्लो ही है। जब आप खड़े रहते हो तो आपका ब्लड फ्लो स्लो रहता है, जब आप सोए रहते हो और जब रेस्टिंग पोजीशन में रहते हो तो क्या होता है, ब्लड फ्लो स्लो रहता है। तो वार्म अप करते हो तो धीरे धीरे आपका ब्लड फ्लो तेज़ होता है, तो फिर इसके बाद फिर आप ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करोगे या ज़्यादा तेज़ दौड़ोगे। पहले वॉकिंग करो, इसके बाद फिर दौड़ोगे तो फिर क्या होगा, आपके क्रैम्प्स नहीं आएंगे, ठीक है। सीधे अगर आप दौड़ने लगोगे तो फिर वो मसल क्रैम्प्स आ जाएंगे। मसल क्रैम्प्स आ जाएंगे मतलब क्या, कि लैक्टिक एसिड आपका वो ठीक से रिमूव नहीं हो पा रहा है, वो अचानक से प्रोड्यूस हुआ और आपके मसल क्रैम्प्स हो गए, ठीक। तो यही है, द एनर्जी रिलीज्ड during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. यहाँ एक वर्ड आया ATP, ठीक है। अब देखो यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन बात आ रहा है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल के अंदर। अब ATP जो है, जैसे आप नहाते हो, है ना, नहाते हो तो पानी किससे लेते हो, मग से लेते हो, है ना। वैसे ही एनर्जी को नापने के लिए बस इतना याद रखो कि एनर्जी नापने के लिए एक वर्ड है ATP, ठीक है। तो ATP, जैसे पानी को हम लोग किससे नापते हैं, बाल्टी से या मग से, वैसे ही एनर्जी को हम लोग नापेंगे ATP से या फिर ADP से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये बाल्टी मान लो, इसमें ज़्यादा एनर्जी आएगा, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसको ग्लास मान लो या मग मान लो, इसमें कम एनर्जी आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है। तो यहाँ बात हो रहा है कि the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. अब देखो एनर्जी को फिजिकल फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे बैटरी है, जैसे टॉर्च में एनर्जी देने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं, वैसे ही सेल में ये एनर्जी देने के लिए ATP यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना ही आपको समझना है, फिर आगे जैसे जैसे क्लास में पढ़ते जाओगे वो आगे क्लियर होते जाएगा। In this process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell. एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, ठीक है, बस इतना ही जानो। एंडोथर्मिक मीन्स हीट अंदर आ रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा एक, और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, हीट छोड़ा जाता है, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक। तो ATP से एनर्जी जो निकालते हैं उसको यूज़ किया जाता है किस पे, एंडोथर्मिक रिएक्शन को चलाने में, जो सेल के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक। तो रेस्पिरेशन हम लोगों ने पढ़ा। रेस्पिरेशन में क्या है, respiration, it is the process in which complex organic material is oxidized to release energy in the form of ATP. complex organic material मतलब जो फूड, कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने पढ़ा, प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ा, ये सबको तोड़ करके क्या बनाया जाता है, पायरुवेट। कैसे तोड़ा जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज हुआ, है ना, ग्लूकोज से फिर पायरुवेट टूटा, पायरुवेट बना किसमें, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में पायरुवेट का 2 फेट है,
एक एनारोबिक है, एक एरोबिक है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अगर एरोबिक तुम्हारा एरोबिक फेट अगर एरोबिक रास्ता वो चुनता है तो पाइरूवेट जाएगा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। कैसे बनाएगा ये आगे आप क्लास में पढ़ोगे, क्लास में नहीं, आगे मतलब आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। 11 12 में आप देखोगे। पाइरूवेट से दो रास्ता उसका निकला, पाइरूवेट से एरोबिक और एनएरोबिक। एनएरोबिक मतलब एब्सेंस या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, या तो पूरा ही ऑक्सीजन नहीं है या फिर ऑक्सीजन का कमी है, ठीक है। मतलब कुछ ऑक्सीजन मिला और उसके बाद कमी हो गया। तो ऑक्सीजन की कमी में क्या होगा, मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा जिससे मसल्स क्रैम्प आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि वार्म अप करके कोई एक्सरसाइज करो तो वो ब्लड फ्लो तेज़ हो जाएगा, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते जाएगा, तो लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए ब्लड फ्लो तेज़ हो जाएगा। तेज़ ब्लड फ्लो के चलते लैक्टिक एसिड रिमूव होता जाएगा, ठीक है। और यीस्ट के केस में इथेनॉल और CO2 और एनर्जी बना था पाइरूवेट से आगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये ग्लूकोज का अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलेंगे। कितना ज़्यादा, 38 ATP, ठीक है। 38 ATP तक उससे एनर्जी निकल सकते हैं। और अगर एरोबिक में एनर्जी निकला तो 2 ATP तक ही तुम्हारा एनर्जी निकलेगा, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देखा। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. अब देखो, जैसे आपके घर में जब बिजली चली जाती है तो आपके घर में बिजली कैसे बनी रहती है बिजली जाने के बाद भी, क्योंकि आपने उसे बैटरी में सेव करके रखा है ना। जो इन्वर्टर है वो उसको बैटरी को चार्ज करता है ना। वैसे ही सेल्स भी क्या करते हैं, ATP के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रख देते हैं, है ना। और फिर उसको सर्टेन बहुत सारे एक्टिविटीज़ को काम करने के लिए, जैसे मान लो मूवमेंट करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को इस छोर से उस छोर जाना है, या फिर सेल को ग्रो करना है ना। तो सेल में यहाँ से वहाँ तक चीज़ें ले जानी है, तो ये सब में किसका ये सब प्रोसेस कैसे होंगे, ये सब के लिए एनर्जी कहाँ से आएगा, ATP से आएगा। In these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in cell. Endothermic reaction मतलब जो हीट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को चलाते हैं। ATP is the energy currency for most cellular process, ठीक है। तो जैसे टॉर्च में हम लोग बैटरी को यूज़ करते हैं, वैसे ही सेल में ATP को वो एनर्जी करेंसी के रूप में यूज़ करते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अलग से, फॉस्फेट एलिमेंट, ठीक है। तो ADP और फॉस्फेट को एनर्जी से जोड़ के, एनर्जी लगा करके उसको कैसे स्टोर किया जाएगा एनर्जी को, ATP के फॉर्म। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस ATP टू ड्राइव द रिएक्शन। जितने भी सेल्स में रिएक्शन होंगे, जितने भी काम होंगे, वो सब क्या होगा, ATP के मदद से होगा। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released. इतना एनर्जी रिलीज होता है जब ATP को तोड़ा जाता है। कितना, 30.5 किलो जूल। आप जानते हो जूल क्या है, एनर्जी का यूनिट है। Think of how a battery can provide energy for many different kind of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on. अब आप जानते हो आपके घर में, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जितना भी एनर्जी है वो उससे आप पंखा चलाते हो, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, लाइट जलाते हो, लाइट एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आयरन से आयरन करते हो, ठीक है ना, एंड सो ऑन, या टीवी चलाते हो। Similarly, ATP can be used in the cells for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nerve impulses and many other activities. अब आपके
जो भी मूवमेंट है वो कैसे हैं, वो मसल्स के मूवमेंट है ना, प्रोटीन सिंथेसिस है। आप जो ग्रो कर रहे हो, मैंने बताया था कि आपके शरीर में जो भी आप देख रहे हो वो क्या है, वो प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे क्लास में आपका और भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि प्रोटीन क्या है, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि ये जितना भी फॉर्म है, जितना भी मौलिक जिसको आप छू पा रहे हो, ठीक है ना, आपका जो हाथ है, पैर है, या नाखून है, ठीक है, या स्किन है, तो सेल का भी जो भी स्ट्रक्चर है ये क्या है, प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक, तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज मतलब उसको बनाया जाता है, तो ये बनाने के लिए एटीपी का यूज़ होता है। नर्व इम्पल्स, आप जो मेरी बातें सुन पा रहे हो, ठीक है, या आसपास देख के आपका दिमाग जो एनालिसिस कर रहा है, ठीक है ना, उसको जो समझ में आ रहा है बातें, वो कैसे हो रही है, नर्व इम्पल्स जा रहा है, ठीक है ना, वो आपके ब्रेन से, जैसे आपको कोई किसी ने टच किया तो स्किन से ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर वापस स्किन तक, एंड मेनी अदर एक्टिविटीज़, और भी जितने सारे एक्टिविटीज़ हैं आपके सेल के या फिर आपके, ये सारे कैसे, ये सारे जो प्रोसेस हैं इनमें एटीपी का यूज़ होता है। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक organism needs to ensure that there is sufficient intake of oxygen। अब जैसे हर एक काम जो है, अब यहाँ तक आपने समझ लिया कि जितना भी फूड हम लोग खा रहे हैं बिना ऑक्सीजन के वो एटीपी मिलेगा नहीं, तो एक कांस्टेंट सप्लाई ऑक्सीजन का मिलना चाहिए, है ना। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। प्लांट्स के केस में क्या होता है, स्टोमाटा रहता है, ठीक है ना। स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा का फिगर होना चाहिए, अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्लास में मैं आपको स्टोमाटा दिखा दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना जानो कि कहाँ था, प्लांट्स के केस में क्या है, ये नहीं, ये since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organism needs to ensure that there is sufficient intake of oxygen। तो ये मतलब इंश्योर किया जाता है, ये मतलब तय किया जाता है कि लगातार ऑक्सीजन आता रहे, ठीक है। और प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमाटा से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। वी हैव सीन दैट प्लांट्स exchange gases through stomata and large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air। प्लांट सेल्स के केस में दो सेल्स के बीच में बहुत सारा जगह रहता है, ठीक है, उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, और उसमें क्या होता है, गैसेस जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। तो वहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन आप जान रहे हो, जैसे आपने रूम में डिओड्रेंट या परफ्यूम ये किया, स्प्रे किया, है ना, तो वो पूरा रूम में फैल गया, है ना, तो ये डिफ्यूजन का एक एग्जांपल है। वैसे ही प्लांट्स के केस में जब ऑक्सीजन अंदर गया तो वो डिफ्यूज होकर के हर एक सेल में पहुंच गया। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। अब वो क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज होकर सेल के अंदर भी जा सकते हैं और सेल के बाहर भी आ सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अब द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, जैसे अगर आपके शरीर के अंदर CO2 ज़्यादा हो गया तो वो एक्सेल होके बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। सारे CO2 को बाहर किया जाए, फिर जैसे ही सांस आपने अंदर लिया, ठीक है, सांस अंदर लिया तो फिर ऑक्सीजन आपके शरीर में अंदर चला गया, ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन अंदर चला गया तो फिर शरीर क्या करेगा, ऑक्सीजन को, लंग्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। ऐसा ही प्लांट्स के भी केस में होता है, ठीक। इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अब देखो प्लांट में भी ऐसा ही होता है। प्लांट में क्या होता है, एट नाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। अब सुबह में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो CO2 अंदर आ रहा है, और CO2 अंदर आके प्लांट्स उसको यूज़ कर ले रहे हैं
एनर्जी प्रोड्यूस करने में फोटोसिंथेसिस के रूप में, ठीक है, और क्लोरोफिल का यूज़ करके, और फिर ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर कर दे रहे हैं। लेकिन रात में जब सनलाइट नहीं है तो CO2 को बाहर करना पड़ता है वो लोग को। तो रात में प्लांट्स क्या करते हैं, रात में प्लांट्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, ह्यूमंस के थ्रू या फिर एनिमल, ह्यूमंस की तरह या फिर जितने भी एनिमल्स हैं उनके तरह। During the day, CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis. Hence, there is no CO2 release. Instead, oxygen release is the major event at this time. अब रात में भी वही जो अभी मैंने बात किया, रात में भी क्या है, CO2 को बाहर छोड़ा जाएगा और दिन में ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाएगा। सॉरी। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाए और ऑक्सीजन को अंदर लिया जाए, इसके लिए अलग अलग जानवर अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग तरीके से सांसों को लेते हैं और सांसों को बाहर छोड़ते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल, ज़मीन पर रहने वाले एनिमल सांस लेके लंग्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और CO2 को बाहर छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पानी में जो लोग रहते हैं, पानी में जो जीव रहते हैं, है ना, उनको ऑक्सीजन कैसा चाहिए, ऑक्सीजन डिजॉल्व वाटर में जितने भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना, उनमें उसी से उनको ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना है। आपने देखा होगा एक्वेरियम में कोई भी एक्वेरियम रहे, है ना, कोई भी एक्वेरियम रहे, उसमें एक कोना में देखोगे कि पानी का बुलबुला निकालने वाला एक मशीन रहता है, एक पंप लगा हुआ रहता है, ठीक है। वो क्यों रहता है, ताकि वो सॉरी वो क्या करे, वो उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व करते रहे, ठीक है। पानी को ऐसे ही आप हाथ से भी घोरोगे, ठीक है, चम्मच लेके भी घोलोगे तो उसमें भी क्या होता है, जितने हवा है वो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, ताकि उसमें पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो क्या कर सकें, उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपने अंदर ले सकें। अब देखो, ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड द गिल स्लिट्स और द operculum which covers the gill slit behind their eyes also open and close. Are the timings of opening and closing of mouth and gill slits coordinated in some manner? अब देखो, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हो है ना, तो ये क्या कर रही है, ये अपने मुंह से पानी को ले रही है और ओपरकुलम बोलेंगे, वो जो गिल्स के ऊपर जो कवरिंग है ना, उसको क्या बोलेंगे, ओपरकुलम। वो पानी अपने मुंह से लेके गिल्स के थ्रू उसको पास कर रही है और गिल्स क्या कर रहा है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको अपने में एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोजेस इट्स माउथ इन ए मिनट। तो हर एक मिनट में आप देख सकते हो ये बहुत तेज़ी से उसको क्या कर रहा है, पानी को पी रहा है, ठीक। कभी आप देखना, कंपेयर दिस टू नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन ए मिनट। अब एक मिनट में ये मछली कितना अपना गिल्स से पानी पी रही है या गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन को कर रही है, इसको कंपेयर करना किससे, आप जो सांस लेते हो उससे, ठीक है। हम लोग एक मिनट में 12 या 14 बार सांस लेते हैं, ठीक है। एक सांस का मतलब क्या, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को वो आप एक काउंट करोगे, है ना, तो 12 बार लगभग 60 सेकंड में आप ऐसा करते हो। लेकिन मछली को बहुत स्पीड में ये करना पड़ता है कि नहीं, तो उससे आप कंपेयर करना। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर एंड देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब एटमॉस्फेयर में मतलब हवा में आपका जहाँ ज़मीन में हम लोग रहते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 21%, और पानी में परसेंटेज इसका बहुत ही लो रहता है,
ठीक है, इस कारण से मछली को ज़्यादा तेजी से सांस लेना पड़ता है. फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड force it past कहाँ गया. Fishes take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. अब वो क्या करते हैं, गिल्स से उसको पास करते हैं. ये देखो, ये जो है उसका गिल्स है, ठीक है, ये उसका ओपरकुलम के नीचे उसका गिल्स रहेंगे. और जब उस गिल्स को निकाल करके आप पेट्री डिश में रखोगे तो एक कंघी जैसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा. इससे जब वाटर पास होता है तो फिर वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक. Fishes take in water through their mouth and force it pass through the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. अब वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड से वो गिल्स में जो ब्लड जा रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है. Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organ in different animal. अलग अलग ऑक्सीजन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं. हम लोगों में लंग्स हैं, मछलियों में गिल्स है. ऑल दीज ऑर्गन्स हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर. तो एट द एंड क्या है कि ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर जो है वहाँ का जो सरफेस एरिया मतलब उस सरफेस का फैलाव कितना है. ठीक है, तो गिल्स में भी आप देखो, गिल्स में भी ये कंघी है तो इसका भी सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा. ठीक है, अच्छा, एक स्केल का सरफेस एरिया ज़्यादा या फिर एक कंघी का या फिर गिल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा. गिल्स का सरफेस एरिया अगर दोनों एक ही साइज है तो गिल्स का, क्योंकि ये भी इसका सरफेस ज़्यादा निकला हुआ है. ऐसा ही सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ऐसा ही स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी था, विलाई के फॉर्म में. ठीक. तो सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, द सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट. और ये बहुत नाजुक रहेगा, है कि नहीं, और बहुत डेलिकेट रहेगा. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी. तो ये क्या रहेगा, ये डेलिकेट स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर रहेगा. जैसे गिल्स को बचाने के लिए इसके ऊपर एक कवर था, हार्ड कवर, ओपरक्यूलम. और हमारे लंग्स के अंदर में हम लोगों का एल्वियोलाई है. एल्वियोलाई क्या है, ये छोटे छोटे गुब्बारे के जैसे जो स्ट्रक्चर है लंग्स के अंदर, वो क्या है, एल्वियोलाई है. In order to protect this surface, it is usually placed within the body. So there have to be passage that will take air to this area. तो वहाँ तक एयर पहुँचाने के लिए क्या होगा, एक रास्ता होना चाहिए, है कि नहीं. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. अब यहाँ तक एयर आ गया, अब यहाँ एब्जॉर्ब करने के लिए भी कुछ मैकेनिज्म चाहिए कि वहाँ जाके ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें वापस आ जाए. इन ह्यूमन्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल मतलब नाक से सांस अंदर जाएगा. द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज. आपके नाक में आप देखोगे, नाक के अंदर वाले हिस्से में भी महीन बाल होते हैं. ठीक है, वो बाल क्या करते हैं कि जितने भी गंदगी हैं, जितने भी धूलकण है, वो लंग्स में ना चले जाए, उनको बाहर ही रोक देते हैं. दिस पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस. म्यूकस मतलब जो येलो लिक्विड जो आपका निकलता है जब आपको सर्दी हो जाता है, तो ये क्या है, ये म्यूकस है. जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किस में चिपक के रह जाते हैं, वो म्यूकस में चिपक के रह जाते हैं. From here, the air passes through the throat into the lungs. अब इससे आगे जाते हुए लंग्स तक एयर जाता है. Rings of cartilage are present in the throat. These ensure that the air passage does not collapse. अब देखो, एक अगर आपने बैलून लिया और बैलून को एक पाइप में जोड़ दिया, ठीक है, और वो पाइप क्या है, वो पाइप अगर मुलायम रहा तो उससे आप सक करोगे तो वो
उससे आप हवा खींचोगे या पानी खींचोगे तो देखना वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो इसके लिए कार्टिलेज रिंग होते हैं हम लोगों के ट्रैकिया में, ठीक है। नोज से जब देखो यहाँ पर ब्लैक कलर का रिंग्स लगे हुए हैं ट्रैकिया में, ठीक है। नोज से वापस नोज से अंदर आया एयर और फिर फेरिंग्स लैरिंग्स से जाते हुए फिर ट्रैकिया से होते हुए लंग्स तक पहुंचा, ठीक। नोस्ट्रिल नोस्ट्रिल बोलेंगे नोज को, नोज के अंदर जो चैम्बर है वो नेजल चैम्बर। फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स वो एरिया है जहाँ पर माउथ और मतलब फूड पाइप और विंड पाइप जहाँ पर एक जैसे मिलते हैं उस एरिया को बोलेंगे फेरिंग्स, ठीक है। फिर लैरिंग्स हो गया तुम्हारा विंड पाइप और तुम्हारा यूसोफेगस हो गया फूड पाइप, ठीक है। तो हवा क्या होगा, ऑक्सीजन जो आपने सांस अंदर लिया वो लैरिंग से होता हुआ ट्रैकिया में जाएगा, फिर ट्रैकिया से ब्रोंकी में जाएगा, ब्रोंकी मतलब लंग्स में जो फर्दर डिवीजन हो गया वो ब्रोंकी हो गया, ब्रोंकी फिर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में होंगे और फाइनली एल्वोलाई में आएंगे। एल्वोलाई को ही हम लोग एयर सैक्स बोलते हैं, ठीक है। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structure which are called alveoli. तो balloon-like structure को क्या बोलेंगे, alveoli बोलेंगे। और उसका singular क्या है, alveolus. The alveoli provides a surface where the exchange of gases can take place. अब इसका जो exchange है gases का वो किस में होगा, alveoli में होगा। The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. अब देखो ये जो एक एल्वोलस है, ठीक है, इस एल्वोलस के चारों तरफ यहाँ यहाँ एक ही दिखाया है लेकिन आगे आप समझ लो कि इसके चारों तरफ ब्लड वेसल रहते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स मतलब कैपिलरीज रहते हैं, ठीक है। कैपिलरीज एक ही सेल का उनका आउटर लेयर का क्या होता है, बाउंड्री होता है, ठीक है, वॉल्स होता है, ठीक। और ये जो एल्वेलस है ये भी तुम्हारा एक ही सेल का है, एक ही सेल का लेयर है इसके बाहर भी। इसीलिए जो आप सांस अंदर लिए, ठीक है, उसमें क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है और आपका जो सांस ब्लड में है ना, जो हवा आपके ब्लड में है उसमें क्या है, CO2 ज़्यादा है, ठीक। तो इस डिफरेंस के वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर के हवा से कैपिलरीज में आ जाती है और कैपिलरीज में जो हवा है, कैपिलरीज में हवा है उसमें क्या है, CO2 ज़्यादा है, तो वो CO2 फिर एल्वोलाई में चला जाता है, ठीक है। चलो इसको क्लियर करते हैं। The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. As we have seen in earlier year, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result. जैसे ही आप सांस अंदर लिए, ठीक है, ये देखो इनहेलेशन, सांस अंदर लिए तो रिब्स और स्टर्नम क्या हुआ, वो बाहर की तरफ आया और डायफ्राम जो हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक। तो आपका लंग कैविटी ज़्यादा हो गया। जैसे आप एक्सहेल करोगे तो रिब्स और जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो छोटे होंगे और डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा और आर्च कर जाएगा, इससे आपका लंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगा और सांस बाहर चले जाएगी। एक्सहेलेशन वैसे हो गया। Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. अब इसके जैसे ही सांस अंदर लोगे तो सांस अंदर उस हवा के वजह से एल्वोलाई क्या होगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। The blood brings carbon dioxide from rest of the body for release into the alveoli. तो अभी जैसे मैंने बात किया कि जो ब्लड है वो कैपिलरीज तक क्या करेगी, एल्वोलाई तक, कैपिलरीज के थ्रू एल्वोलाई तक CO2 लाके उसमें छोड़ देगी। During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and the carbon dioxide to be released. अब ये जो साइकिल चल रहा है सांस लेना और सांस बाहर करना,
इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब आप जितना भी जोर से सांस बाहर फेंको फिर भी कुछ ना कुछ हवा आपके लंग्स में रहेगा ही रहेगा, इसको बोलेंगे क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम। और कुछ ऑक्सीजन वहाँ पर पहले से स्टोर रहेगा, आप जितना भी सांस बाहर फेंको फिर भी आपके लंग्स में जीरो नहीं होगा कभी, ठीक है, उसको बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये वीडियो तो ख़त्म हो गया। हम लोग